हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोर्स का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले सबसे पहला टॉपिक ऑयलर्स फार्मूला एंड डी मोरविस फार्मूला। सेकंड टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ऑयलर्स एंड डी मोरविस फार्मूला। थर्ड टॉपिक है टोपोलॉजी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और लास्ट टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ द डोमेन एंड रीजन। अगर दोस्तों आपने हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। आज हम दोस्तों बात करेंगे ऑयलर्स फार्मूला एंड डी मोरविस फार्मूला और उसके बाद बात करेंगे टोपोलॉजी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पहले दोस्तों हम प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहले देखा था रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसको हम ऑर्डर वे में डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, ऑर्डर पेयर एक्स वाई। तो इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म। और बाद में देखा था पोलर फॉर्म। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे डिफाइन किया था? z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू आर साइन थीटा। और यहाँ पर r की वैल्यू क्या थी? r इज नथिंग बट मॉड ऑफ z, और वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और उसी तरह से हम थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो ये जो फॉर्मूला था उससे हम पोलर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमने देखा था कि ये जो थीटा था उसके पास इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, और वो सारी वैल्यूज थी उसको हम क्या बोलते थे? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। हमने वहाँ पे नोट लिखी थी थीटा कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। और वो जो सारी वैल्यूज थी थीटा की उनके बीच में डिफरेंस कितना था? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, यानी कि एंड डिफरेंस बिटवीन एनी टू वैल्यूज ऑफ थीटा is an integral multiple of 2 पाई। ये थी पहली नोट। और दूसरी नोट क्या थी? एवरी वैल्यू ऑफ थीटा is called an argument ऑफ जेड। और उसको हम कैसे डिनोट करते थे? एंड इट इज डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। उस तरह से डिनोट करते थे। और बाद में हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डिफाइन किया था। वो क्या था? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। वो क्या था? जब भी ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू जब माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करे, जब ये थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करे, तो वो जो वैल्यू आएगी थीटा की उसको हम क्या बोलेंगे?
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और उसको हम कैसे डिनोट करते थे, कैपिटल आर्ग्यूमेंट से, कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि कैसे हम आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ऑयलर्स फॉर्मूला देखा था। वो क्या था, ऑयलर्स फॉर्मूला। वो कैसे डिफाइन किया था, एक्सपोनेंशियल ऑफ ई रेज टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा, यानी कि ई रेज टू आई थीटा। वो कैसे डिफाइन किया था, कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। और ये जो फॉर्मूला था उसकी मदद से हमने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिफाइन किया था, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा। तो ये जो फॉर्म था उसको हम क्या बोलते थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहाँ पर हमें पता है थीटा और आर कैसे फाइंड करते हैं। और लास्ट में हमने क्या देखा था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसकी हम nth रूट कैसे निकाल सकते हैं, वो हमने फाइंड किया था। nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसका फॉर्मूला क्या था, सपोज हम मान लेते हैं लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसकी हमें nth रूट निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, जेड के इज इक्वल टू आर टू द पावर 1 अपॉन n इंटू ई रेज टू आयोटा इंटू थीटा प्लस 2k पाई अपॉन n। और यहाँ पर k क्या था, k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n-1। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका हम nth रूट निकाल सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में हमने देखा था कि ये जो nth रूट होती है उसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो क्या होता है, ये जो nth रूट होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में, सपोज हम मान लेते हैं ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल एक्सिस एंड ये इमेजिनरी एक्सिस। और ये ओरिजिन। तो ये जेड की जो nth रूट होगी, कितनी डिफरेंट nth रूट होगी, n होगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितनी डिफरेंट वैल्यू है, 0, 1, 2 अप टू n-1, यानी कि n डिफरेंट वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर n डिफरेंट nth रूट मिलेगी। तो वो जो सारी nth रूट होगी वो कहाँ पर लाई करेगी, एक सर्कल पर लाई करेगी जिसका सेंटर 0 होगा। और रेडियस क्या होगी, इसका सेंटर 0 होगा और रेडियस होगी r टू दी पावर 1 अपॉन n, यानी कि ये वाली रेडियस होगी। तो ये जो सारी nth रूट होगी वो इस सर्कल पे लाई करेगी और इस सर्कल का रेडियस होगा r टू दी पावर 1 अपॉन n एंड सेंटर होगा 0। और ये जो सारी nth रूट होगी उसके बीच में एंगुलर डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाय n। यहाँ पर एक नोट लिखिए, एवरी nth रूट ऑफ z is equal to x plus iota y lies on
this circle with center z0 is equal to 0 and radius r is r to the power n। ये पहली नोट और दूसरी नोट है, ये जो सारी nth रूट होगी वो कितने डिफरेंस पर होगी, 2π/n। हियर डिफरेंस, एंगुलर डिफरेंस between two nth root is 2π/n। यानी कि यहाँ पे हम k इज इक्वल टू 0 पुट करें यहाँ पे, तो पहली रूट nth रूट कौन सी मिलेगी, z0। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर z0 है। उसी तरह हम जब k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो दूसरी nth रूट मिलेगी, तो वो कितने डिफरेंस पर होगी, 2π/n। तो सपोज ये मान लेते हैं हम 2π/n एंगुलर डिफरेंस है, तो ये जो नंबर मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर वो कौन सा होगा, z1 होगा, यानी कि सेकंड nth रूट होगी। उसी तरह से हम सारी nth रूट निकाल सकते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक देखा था। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, यानी कि आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऑयलर्स एंड डी मोवियस फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑयलर्स फॉर्मूला, और वो क्या है हमें पता है, क्या है, e रेज़ टू आयोटा इंटू थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। अब दोस्तों इसकी मदद से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, e रेज़ टू आयोटा इंटू 2 थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर इसी तरह कॉस आयोटा इंटू एन थीटा इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन एन थीटा। यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, e रेज़ टू आयोटा इंटू थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन एन थीटा। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है, क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन एन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला उस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, डी मोवियस फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसकी मदद से हम ट्रिगोनोमेट्रीज के काफ़ी सारे फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है, हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम डी मोवियस फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए, बाय डी मोवियस फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला, कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन एन थीटा। यहाँ पर n कहाँ बिलोंग करेगा, इन द सेट ऑफ
इंटीजर्स। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू द पावर 2 इज इक्वल टू cos 2 थीटा इंटू आयोटा इंटू साइन 2 थीटा। यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल क्या है, cos 2 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा इंटू साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ पर हमें पता है आई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 2 थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड हम रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर दोनों साइड हम प्लस है, यहाँ पर दोनों साइड हम यहाँ पर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, नाउ बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts, we get cos 2 थीटा क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से साइन 2 थीटा, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो ये जो डी मोरवेस फॉर्मूला है उसकी मदद से हम और भी कई सारे ट्रिगोनोमेट्रिक्स के फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टोपोलॉजी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। टोपोलॉजी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं टोपोलॉजी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो जैसे हमने रियल एनालिसिस में टोपोलॉजी देखी थी कि कोई भी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है, उसकी लिमिट पॉइंट क्या होती है, वैसे ही हम यहाँ पर वैसे ही टर्म डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म है नेबरहुड। नेबरहुड ऑफ Z0। तो उसके लिए हम पॉइंट लेते हैं Z0। लेट Z0 बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन C। देन mode of Z minus Z0 is strictly less than epsilon is called an epsilon neighborhood of Z0। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये जो रिलेशन डिफाइन किया उसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो उसके लिए हम एक XY प्लेन लेते हैं। यहाँ पर सपोज हम मान लेते हैं ये XY प्लेन है यहाँ पर।
और यहाँ पर सपोज मान लेते हैं z0 पॉइंट है। अब हम यहाँ पर एक सर्कल लेंगे जिसका सेंटर z0 हो और उसकी रेडियस कितनी हो, उसकी रेडियस होगी एप्सिलॉन। यानी कि ये जो सर्कल है उसका इक्वेशन के हिसाब z माइनस z0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, z माइनस z0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स lying inside this circle z minus z0 is equal to epsilon, but not the points lying on the circle z minus z0 is equal to epsilon। इसका मतलब कि ये जो हमें रिलेशन दिया गया है वो क्या करेगा, ये जो सर्कल होगा उसके अंदर के पॉइंट होंगे उसको इंक्लूड करेगा और सर्कल के ऊपर वाले जो पॉइंट होंगे उसको इंक्लूड नहीं करेगा। यानी इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच लाइंग इनसाइड द सर्कल बट नॉट लाइंग ऑन द सर्कल। यानी कि ये सर्कल का अंदर वाला पोर्शन आएगा, यानी कि ये सारे पॉइंट आएंगे यहाँ अंदर वाले, सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट नहीं आएंगे। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट कहाँ बिलोंग करेंगे, ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है यहाँ पर ये वाला उसमें बिलोंग करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ z0। इसको हम सिंपली नेबरहुड भी बोल सकते हैं। और ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है उसको हम बाद में ओपन डिस्क बोलेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये था हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका नेबरहुड क्या होता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी मदद से हम दूसरा एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। यहाँ पर दूसरी एक डेफिनेशन, डिलेटेड नेबरहुड। डिलेटेड नेबरहुड ऑफ z0। तो ये क्या होता है वो देखते हैं। और इसका दूसरा नाम है पंचर डिस्क। पंचर डिस्क। Let z0 belongs to C, then zero strictly less than mode of z minus z0 strictly less than epsilon is called dilated neighborhood ऑफ z0। अब यहाँ पर दोस्तों ये नेबरहुड ऑफ z0 और डिलेटेड नेबरहुड ऑफ z0 इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे वो देखते हैं। यहाँ पर इसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है वो देखिए। यहाँ पर इसमें कौन से नंबर आएंगे जो सर्कल के अंदर लाई करते हो और वहां से एक पॉइंट हमको रिमूव करना है। वो कौन सा पॉइंट, z0। यानी इस सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट उसमें से ये जो पॉइंट होगा z0 उसको हमको रिमूव करना है। तो बाकी जो सारे पॉइंट्स बचे उन सब का कलेक्शन करें तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिलेटेड नेबरहुड ऑफ z0। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे लिखता हूं मैं,
0 strictly less than mod of z minus z नॉट strictly less than एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होगा? इट consists of all the points z in neighborhood of z naught except the point z naught itself। यानी कि इसका मतलब नेबरहुड के सारे पॉइंट्स इसमें बिलोंग करेंगे, एक पॉइंट को छोड़कर। वो कौन सा पॉइंट? z नॉट। यानी कि z नॉट के अलावा नेबरहुड के जो सारे पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लाई करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिवाइडेड नेबरहुड ऑफ z नॉट। अब चलिए दोस्तों एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमें कोई भी सबसेट दिया गया हो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का, लेट S be any subset of C, then Z naught belongs to S is called an interior point of S if there exists a neighborhood of Z naught which contains only points of S। तो ये है इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। कोई भी सबसेट दिया गया हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो उसका इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या है? इसका इंटीरियर पॉइंट का मतलब वो जो पॉइंट है सबसे पहले वो उस सेट में बिलोंग होना चाहिए। और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है, इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ z नॉट which contains only points of S, then Z naught is called an interior point of S। तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें तो हमें सपोज ये सेट दिया गया है, ये सेट है S। अब हमें फाइंड करना है इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर लेता हूँ Z नॉट, तो Z नॉट इंटीरियर पॉइंट होगा कि नहीं S का, तो वो कैसे मालूम करें? हमें क्या फाइंड करना है? एक नेबरहुड फाइंड करना है जो S में लाई करता हो। यानी कि हमें एक ऐसी डिस्क फाइंड करनी है जो पूरी की पूरी S में बिलोंग करे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो डिस्क है वो पूरी S में बिलोंग करती है। और ये जो डेफिनेशन है उसकी मदद से देखें हम क्या कहती है डेफिनेशन, इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ Z नॉट विच कंटेन्स ओनली पॉइंट्स ऑफ S। यानी कि हमें एक ऐसा नेबरहुड मिला Z नॉट का, वो सिर्फ S के पॉइंट को ही कंटेन करती है। तो यहाँ पर देखिए ये डेफिनेशन ट्रू है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये जो Z नॉट है वो क्या है? इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। उसी तरह हम सपोज मान लेते यहाँ पर है Z नॉट बॉर्डर पर, तो अब ये इंटीरियर पॉइंट होगा कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे कोई भी सर्कल ड्रॉ करें यहाँ पर जिसका सेंटर Z नॉट हो, तो उसमें एक पॉइंट तो ऐसा होगा जो S में बिलोंग नहीं करता होगा।
यानी कि हम यहां से कह सकते हैं एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेन्स पॉइंट विच इज नॉट लाइंग इन एस। यानी कि जेड नॉट का हर एक नेबरहुड एटलीस्ट एक पॉइंट तो कंटेन करेगा जो एस नॉट में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है जेड नॉट, ये जो पॉइंट है जेड नॉट वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। उसी तरह से आप एस के बाहर के कोई भी पॉइंट ले ले, यहाँ पे एस से बाहर से कोई भी पॉइंट ले ले, वो कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा क्योंकि वो खुद ही एस के बाहर है। तो इसलिए वो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब दोस्तों देखते हैं एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। एक्सटीरियर पॉइंट, तो डेफिनेशन क्या है? लेट S be any subset of C, then Z0 belongs to S complement। अब हमने यहाँ पे S complement क्यों लिया वो आगे देखेंगे। Then Z0 belongs to S complement is called an exterior point। of S if Z0 is an interior point। Interior point of S complement। यानी कि यहाँ पे हम Z0 को S का एक्सटीरियर पॉइंट कब कहेंगे? जब वो S कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो। अब एक डेफिनेशन और देखते हैं यहां पर, बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन। बाउंड्री पॉइंट, let S be any subset of C, then Z0 belongs to C is called a boundary point of S if it is neither इंटीरियर पॉइंट नॉर एक्सटीरियर पॉइंट। यानी कि वो जो Z0 था वो इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होना चाहिए और एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। तब वो Z0 को हम क्या कहेंगे? बाउंड्री पॉइंट ऑफ S। दूसरी तरह से देखें, इसका मतलब कि क्या होगा? एवरी नेबरहुड ऑफ Z0 कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ S एंड एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ S कॉम्प्लीमेंट। तब वो जो Z0 था उसको क्या कहेंगे हम? बाउंड्री पॉइंट ऑफ S। यहां पर नोट लिखिए, the set of all the boundary points is called boundary of the set S। अब दोस्तों ये तीनों डेफिनेशन, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट, हम उसको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। यहां पर तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहां पर
हमें यहाँ पर S की जगह एक डिस्क दी गई है, मोड Z इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 1। इसका मतलब क्या होगा, ये जो सेंटर होगा ओरिजिन, उससे सर्कल ड्रॉ करेंगे, यूनिट सर्कल। तो यहां पर एस सेट कौन सा होगा, ये जो सर्कल है इसके अंदर के पॉइंट्स, ये जो सारे अंदर के पॉइंट्स हैं वो क्या है, एस। ये सर्कल के ऊपर के पॉइंट होंगे वो एस में बिलोंग नहीं करेंगे। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड बाउंड्री ऑफ एस की बाउंड्री कौन सी होंगी वो फाइंड करना है हमें। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। यहां पर हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, वो पॉइंट्स जो एक्सटीरियर पॉइंट भी ना हो और इंटीरियर पॉइंट भी ना हो। तो यहां पर देख सकते हैं आप, ये जो बाउंड्री है, ये जो सर्कल की बाउंड्री होगी ये वाली, वो पूरी क्या होगी, बाउंड्री ऑफ एस। तो यहां पर कोई भी पॉइंट ले ले आप, कोई भी पॉइंट यहां पर Z0, तो यहां पर सारे इसके जो नेबरहुड होंगे तो वो हमेशा एक पॉइंट बिलोंग करेंगे जो एस में भी बिलोंग करता होगा और एस कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग करता होगा। तो उसीलिए ये जो Z0 है उसको क्या कहेंगे हम, बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस। तो इसीलिए ये जो सर्कल है उसकी जो बाउंड्री है यहाँ पर सर्कल, वो सारे पॉइंट क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस। दैट इज ये जो सर्कल है मोड Z इज इक्वल टू 1 इज बाउंड्री ऑफ एस। अब इसके एक्सटीरियर पॉइंट कौन से होंगे, जो इस सर्कल के बाहर लाई करते होंगे, यानी कि वो इस बाउंड्री पर भी नहीं होंगे। तो ये जो सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पर सर्कल के बाहर के, वो जो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल एस। अब दोस्तों ओपन सेट किसे कहते हैं वो देखते हैं। ओपन सेट let S be any subset of C, then S is called an open set if it does not contains any of its boundary points। एस को हम ओपन सेट कब कहेंगे, जब वो उसकी एक भी बाउंड्री पॉइंट को कंटेन ना करता हो। तो ये थी ओपन सेट की डेफिनेशन, और इसका एक रिजल्ट है, आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। अ सेट इज ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ every point of set is an interior point। तो ये रिजल्ट, अ सेट इज ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ एवरी पॉइंट ऑफ सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। कुछ लोग इस रिजल्ट को ओपन सेट की डेफिनेशन की तरह यूज करते हैं, लेकिन रियल में ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है, S is called an open set if it does not contains any of its boundary points। उसी तरह क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होगी, क्लोज्ड
set let S be any subset of C, then S is called a closed set if it contains all of its boundary points. यानी कि जब भी कोई सेट उसकी सारी बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन करेगा तो वो उस सेट को हम क्या कहेंगे, हम क्लोज्ड सेट। तो यहां पर से एक नई डेफिनेशन आती है क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर ऑफ सेट, तो क्लोजर ऑफ S is nothing but closed set consisting of all the points in S together with the boundary of S। तो आपको समझ में आ गया होगा ओपन सेट, क्लोज सेट और क्लोजर ऑफ ए सेट किससे कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम ये देखते हैं। तो जैसा कि हमने आगे एक सेट लिया था, वो कौन सा सेट था, क्लोज डिस्क थी, मोड जेड इज लेस देन 1। तो हमने यहाँ पर फाइंड किया था बाउंड्री ऑफ एस, क्या था, बाउंड्री ऑफ एस क्या थी, वो बाउंड्री सर्कल आई थी, मोड जेड इज इक्वल टू 1। तो ये जो सारे पॉइंट थे सर्कल के वो क्या था, बाउंड्री ऑफ एस। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये सेट है एस, वो ओपन सेट है या फिर क्लोज सेट है, वो कैसे पता करें। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो बाउंड्री ऑफ एस है वो क्या है, सर्कल है। और हमने डेफिनेशन आगे देखी, क्या देखी, ओपन सेट किसे कहते हैं, ओपन सेट if it does not contains any of its boundary point। तो यहां पर देखिए आप, ये जो सेट है वो इस बाउंड्री के कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता, तो इसीलिए ये जो सेट है वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। अब इसका क्लोजर क्या है, क्लोजर ऑफ एस क्या आएगा, हमने डेफिनेशन देखी है, क्लोजर की डेफिनेशन क्या है, क्लोजर ऑफ एस इज अ क्लोज्ड सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट इन एस टुगेदर विद द बाउंड्री ऑफ एस। यानी कि ये जो सेट है उसके सारे पॉइंट तो आएंगे ही, लेकिन उसमें और भी पॉइंट आएंगे। कौन से पॉइंट आएंगे, बाउंड्री ऑफ एस वाले। तो यहां पर क्लोजर कौन सा होगा, मोड जेड इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये आंसर आएगा, वो क्या आएगा, क्लोजर ऑफ एस। अब दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मैंने एक सेट लिया एस, कौन सा सेट है, 0 स्ट्रिक्टली लेस देन मोड जेड लेस देन और इक्वल टू 1। इसको हम क्या बोलते थे, डिलेटेड नेबरहुड ऑफ 0 या फिर पंचर्ड डिस्क बोलते थे इसको। तो दोस्तों यहां पर आप ये बताइए, ये जो सेट है एस वो ओपन सेट है या फिर क्लोज सेट है। तो यहां पर आप कॉम्प्लेक्स पेन में देख सकते हैं, तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा, इस सर्कल के अंदर के पॉइंट्स होंगे और बाउंड्री के भी पॉइंट्स होंगे, यानी कि ये जो सारे पॉइंट्स होंगे बाउंड्री वाले
और अंदर के पॉइंट। लेकिन यहाँ पर अंदर एक पॉइंट नहीं होगा, वो कौन सा, ये 0 वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी कि ये जो पॉइंट होगा 0 ओरिजिन पॉइंट, वो इस सेट में इंक्लूड नहीं होगा। अब हमें ये फाइंड करना है ये जो सेट है S वो ओपन सेट है या फिर क्लोज सेट। तो यहाँ पर हमें ये सेट ओपन है वो चेक करना है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि वो बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेट है उसकी बाउंड्री पॉइंट कौन कौन सी है, ये वाली आएगी। सबसे पहले तो ये बाउंड्री आएगी, ये सर्कल आएगा, ये पूरा सर्कल आएगा, वो क्या होगा, बाउंड्री ऑफ S। और उसी तरह ये जो पॉइंट होगा 0 वो भी क्या होगा, बाउंड्री ऑफ S। तो ये जो सेट है वो बाउंड्री को इंक्लूड करती है, तो इसीलिए ये जो सेट है वो ओपन सेट नहीं है। अब उसी तरह ये जो सेट है उसको क्लोज सेट चेक करना है। तो क्या चेक करना पड़ेगा, वो सेट सारे बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उसकी बाउंड्री पॉइंट क्या है। सबसे पहले इस सेट की बाउंड्री पॉइंट तो ये सर्कल है और फिर ये पॉइंट 0। लेकिन जो ये सेट है S वो 0 को इंक्लूड नहीं करता, तो इसलिए ये जो सेट है वो क्लोज सेट भी नहीं है। तो हियर S इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। तो ये था एग्जाम्पल जो ओपन भी नहीं है और क्लोज भी नहीं है। उसी तरह से दोस्तों जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जो C है वो क्या होगा, ओपन सेट भी होगा और क्लोज सेट भी होगा। इज ओपन सेट एंड क्लोज सेट, ये बोथ है। इसका मतलब जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ओपन सेट भी है और क्लोज सेट भी है। उसी तरह से एम्प्टी सेट 5 भी ओपन है एंड क्लोज सेट है, इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड सेट। अब दोस्तों बात करते हैं कनेक्टेड सेट। किसी भी सेट को हम कनेक्टेड सेट है कि नहीं वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम कनेक्टेड सेट। एन ओपन सेट S is called a connected set. Connected set if every pair of points Z1 and Z2 connected by finite number of line segments and those line segments lies entirely in S। तो ये है कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन। किसे कहते हैं, वो पहले तो क्या होना चाहिए, ओपन सेट होना चाहिए। ओपन सेट S is called a connected set if every pair of points Z1 and Z2 connected by finite number of line segments and those line segments lies entirely in S। यानी कि ये जो ओपन सेट S है उसके सारे एलिमेंट्स यानी कि उसके कोई भी दो एलिमेंट्स फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से जुड़े होने चाहिए।
और वो सारी लाइन सेगमेंट्स कहाँ बिलोंग करनी होनी चाहिए, एस में, तब वो एस क्या कहलाएगा, कनेक्टेड सेट। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला एग्जाम्पल है ओपन सेट मोड जेड स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ये हमने एग्जाम्पल देखा। ये क्या होता है, ओपन डिस्क होता है। इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें तो क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं हम। इसका डायग्राम क्या होगा, इस तरह। सेंटर होगा 0 और रेडियस होगी 1 और इसके अंदर के सारे पॉइंट आएंगे। ये जो सर्कल है 1 रेडियस वाला, उसके अंदर के पॉइंट आएंगे। यानी कि ये जो सेट है हमारा, वो कैसा सेट है, कनेक्टेड सेट। उसी तरह दूसरा एग्जांपल 1 स्ट्रिक्टली लेस देन मोड ऑफ जेड स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो इसका डायग्राम क्या आएगा वो देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमें डोमेन दिया, ये जो हमें सेट दिया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युलस। तो वो सेट कौन सा होगा, सबसे पहले क्या हो, 2 रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। उसी तरह 1 रेडियस वाला, इस सेट में कौन से पॉइंट आएंगे, ये वाले पॉइंट आएंगे। ये जो 1 रेडियस वाला सर्कल है और 2 रेडियस उसके बीच में है। तो ये जो सारे पॉइंट है वो इस सेट में लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो सेट है वो कौन सा सेट है, कनेक्टेड सेट, और ये ओपन सेट भी है। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे कनेक्टेड सेट के। अब दोस्तों बात करते हैं डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। डोमेन एन ओपन एंड कनेक्टेड सेट is called a domain। तो जैसे कि हमने ये आगे एग्जाम्पल देखे दोनों, वो दोनों ही एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल होंगे, डोमेन के। तो डोमेन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, एन ओपन एंड कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड अ डोमेन। उसी तरह से एक मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल यहाँ पर हम जानते हैं, एवरी नेबरहुड इज अ डोमेन। कोई भी नेबरहुड होता है वो कैसा होता है, डोमेन होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रीजियन। रीजियन किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर, अ डोमेन टुगेदर विथ सम नन एंड और all of its boundary points is called a region।
यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं एवरी डोमेन इज अ रीजियन। तो यहाँ पर एक नोट लिखिए, एवरी डोमेन इज अ रीजियन but converse may not be true। एग्जाम्पल देखे तो यहाँ पर ये जो सेट है मोड ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 1, ये कैसा सेट है? रीजियन है बट नॉट डोमेन। अब दोस्तों देखते हैं बाउंडेड सेट किसे कहते हैं। बाउंडेड सेट a set S is called a bounded set if every point of S lies inside some circle, say mod z is equal to R। यानी कि हम कोई भी सेट S उसको हम बाउंडेड दिखाना चाहते तो हमें क्या प्रूव करना होगा? हमें ये फाइंड करना होगा कि वो जो सेट है S वो किसी सर्कल में लाई करता होगा। यानी कि हमें एक सर्कल मिलेगा जिसका सेंटर 0 होगा और रेडियस R होगी, तब वो सेट S क्या कहलाएगा? बाउंडेड सेट। और इसी तरह अनबाउंडेड सेट की डेफिनेशन, a set S is unbounded if it is not bounded। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट के। तो जैसे कि हमने आगे देखा, ये जो सेट्स होते हैं मोड जेड लेस देन 1, 0 लेस देन मोड ऑफ जेड लेस देन 1, ये दोनों ही सेट बाउंडेड सेट के एग्जाम्पल है। उसी तरह रियल पार्ट ऑफ जेड जब 0 और 0 से बड़ा हो तो ये जो रीजन मिलेगा हमें वो कैसा होगा? अनबाउंडेड। तो ये था बाउंडेड सेट का एग्जांपल और ये अनबाउंडेड सेट का एग्जांपल। अब लास्ट में दोस्तों देखते हैं कि किसी भी सेट का एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होता है, यानी कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पर एक्यूमुलेशन पॉइंट या फिर इसे आप लिमिट पॉइंट भी बोलते हो, लिमिट पॉइंट।
और इसका तीसरा नाम है क्लस्टर पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट S be any subset of C, then Z naught belongs to C is called an accumulation point of S if each dilated neighborhood of Z naught contain at least one point ऑफ S। यानी कि हम Z नॉट को S का एक्यूमुलेशन यानी कि लिमिट पॉइंट तब बोल सकते हैं जब उसका हर एक रिलेटेड नेबरहुड S का कोई ना कोई पॉइंट कंटेन करता होगा। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमें एक सेट दिया गया है मोड ऑफ Z लेस देन 1। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड ऑल दी एक्यूमुलेशन पॉइंट्स ऑफ मोड Z लेस देन 1। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? मोड Z लेस देन और इक्वल टू 1। इस सेट के सारे पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कौन से पॉइंट आएंगे? उसके बाउंड्री वाले पॉइंट भी आएंगे। तो ये जो सेट है उसको हम क्या बोलेंगे? द सेट ऑफ एक्यूमुलेशन पॉइंट्स ऑफ मोड Z लेस देन 1। अब दोस्तों लास्ट में एक रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ पर। क्लोज सेट एंड एक्यूमुलेशन पॉइंट्स के बीच में रिलेशन क्या है? अ सेट S is closed if and only if S contains all of its accumulation point। accumulation points। तो ये रिजल्ट आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।